ठीक है, तो परावैद्युत माध्यम में आपने कोई धनावेश रखा है तो माध्यम की सभी अणुओं का ऋणावेश जो है धनावेश की ओर आकर्षित होंगे। तो ये स्थिति बन जाएगी, सभी अणु क्या है, त्रिज्यक दिशा में ध्रुवित हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ध्रुवण कैसे होगा, इस दिशा में माइनस पॉजिटिव। ठीक है, तो सभी अणु क्या है, त्रिज्यक दिशा में ध्रुवित हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी, इस नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ क्या आएंगे, नेगेटिव। बाकी और अणु जो है वो इस तरीके से होंगे। तो पॉजिटिव की तरफ सबके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो अब जैसे हम इसमें कोई आर त्रिज्या का गोले की कल्पना करते हैं, तो इस आर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर कैसा आवेश है, ऋणावेश है। इस आर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर कैसा आवेश है, ऋणावेश है। उसको क्या बोलते हैं, बद्ध आवेश। ठीक है, तो ऐसे लिखना, परावैद्युत माध्यम में प्लस क्यू आवेश को रखने पर प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र के कारण माध्यम के अणु त्रिज्यक रूप से या त्रिज्यक दिशा में ध्रुवित हो जाते हैं, यदि हम एक आर त्रिज्या का गोला माने, गोले की कल्पना करें, तो गोले के पृष्ठ पर ऋणावेश प्रेरित हो जाता है, जिसे बद्ध आवेश कहते हैं, जिसे बद्ध आवेश या बद्ध ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, तो अब इस गोले पर जहां पर ऋणावेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है, माना गोले के पृष्ठ पर ऋणावेश जो है एक समान रूप से वितरित है, तो इसका आवेश घनत्व क्या होगा, हम मान ले रहे हैं सिग्मा। ठीक है, अब ये प्रेरण द्वारा प्रेरित हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा पी। तो आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल होता है कि नहीं, और आवेश कितना है आपका, इस बद्ध आवेश को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यू बी से। ठीक है, बद्ध आवेश को हमने क्यू बी बाउंड चार्ज से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको लिख सकते हैं हम क्यू बी बटे क्षेत्रफल, आर त्रिज्या का गोला मान लिया है तो क्यू बी बटे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जिसे बद्ध आवेश क्यू बी कहते हैं। इस आवेश का हाँ गोला कंसीडर किया है, एक पृष्ठ पर आवेश है ना इस गोले के पृष्ठ पर, तो ये मैंने पृष्ठ आवेश घनत्व लिया है, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। आयतन आवेश घनत्व को तो रो से लिखते हैं, तो आवेश बटे आयतन आता है। हाँ, तो इस आवेश का घनत्व सिग्मा पी होगा। ठीक है, प्रेरण द्वारा प्रेरित हुआ है इसलिए सिग्मा पी इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस पी के इक्वल होता है
सिग्मा पी भी माइनस सिग्मा पी ले रही है क्योंकि ये ऋणावेश है, ठीक है। तो बद्ध आवेश QB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से बद्ध आवेश QB इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा P इंटू 4 पाई R स्क्वायर, सिग्मा P इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी किसमें आएगा, नेगेटिव है, इसलिए QB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा P 4 पाई R स्क्वायर। माइनस P ऋणावेश की वजह से लिया है, आवेश घनत्व तो कैसा होगा, ऋणावेश ही तो होगा, ठीक है। और सिग्मा P जो है वो P के इक्वल होता है, तो QB इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस सिग्मा P 4 पाई R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस Q चार्ज है सेंटर पर प्लस Q चार्ज है। अब ये जो ऋणावेश है उसको मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे यहाँ पर ऋणावेश है और यहाँ पर ऋणावेश है, तो इसका नेट ऋणावेश कहाँ मानते हैं हम, सेंटर पे। अब जैसे किसी में आवेश किसी गोले में एक समान रूप से वितरित है, तो इसका नेट ऋणावेश मैं सेंटर पे मान सकती हूँ ना, नेट ऋणावेश कहाँ मान सकते हैं, सेंटर पर, और सेंटर पर एक प्लस Q आवेश पहले से है, तो आप बोल सकते हैं इस गोले का नेट आवेश कितना होगा, प्लस Q प्लस बद्ध आवेश QB, बोल सकते हैं ना। गोले के केंद्र पर नेट आवेश, गोले के केंद्र पर नेट आवेश, उसको मैंने यदि कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया तो नेट आवेश कितना हो जाएगा, प्लस Q तो था ही, प्लस QB भी आ जाएगा, बद्ध आवेश। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q माइनस QB का वैल्यू कितना है, माइनस सिग्मा P 4 पाई R स्क्वायर, फर्स्ट और ये सेकंड। अब हमें निकालना क्या है, इस प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, माइनस, हाँ वो इसलिए क्योंकि आप बहुत दिन में पढ़ने आए, ये मैंने प्रूव करवाया हुआ है, सिग्मा P इज इक्वल टू P, प्रूव करवाया हुआ है ये मैंने, मैं कह तो रही हूँ मैंने प्रूव करवाया हुआ है, तुम क्लास में एब्सेंट थी, और उस दिन के बाद ये कई बार यूज हो चुका है, इसीलिए बाकी सबने नहीं पूछा तुम्हारे अलावा, कुछ को तो याद भी नहीं है। हाँ मैं उसी की गारंटी ले रही हूँ बस, क्योंकि वो लिखता भी है ना क्लास में, तो उसे पता होगी। क्यों, वो कोई अलग है, कहाँ से आया, इस आवेश के कारण, इस आवेश Q के कारण कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इज इक्वल टू कितनी होती है, कूलाम नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण KQ बाई R स्क्वायर, तो Q का मान रख दो बस, Q माइनस सिग्मा P 4 पाई R स्क्वायर। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस सिग्मा P 4 पाई R स्क्वायर अब इसमें मुझे P की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, सिग्मा P की वैल्यू नहीं पता ना इसमें, तो सिग्मा P की वैल्यू निकाल लें या फिर आप P की वैल्यू निकाल रहे हैं, एक ही बात है। और P इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट
जाई ई, ठीक है। ध्रुवण P इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट जाई ई का मान रख दो समीकरण 3 से। एप्सिलॉन नॉट जाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस सिग्मा P। P 4 पाई R स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब इस P वाली टर्म को मैं इधर ला सकती हूँ, इसको ब्रेक करके लिख दो, एप्सिलॉन नॉट जाई Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन नॉट जाई ठीक है। बस इसका अंदर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। दो टर्म्स आ गई, Q बाई R स्क्वायर किया है एक बार अंदर P बाई 4 पाई R स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है माइनस P जाई R स्क्वायर बाई R स्क्वायर। यहाँ पर ये मैंने R स्क्वायर लिखा है ना, तो गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या तो हमने कैपिटल R ली है, ये कैपिटल R आएगा यहाँ पर। कैपिटल R स्क्वायर है पूरे में, ठीक है। तो R स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है इसमें। अभी क्या बचेगा, सिर्फ जाई बच रहा है ना, तो P कॉमन लेके 1 प्लस माइनस का जाई है ना ये, तो इधर आएगा तो प्लस का जाई, एप्सिलॉन नॉट जाई Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो गया, 4 पाई R स्क्वायर। हाँ ठीक है ना। तो P का ही तो वैल्यू निकालना था, P इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, जाई Q बाई 4 पाई R स्क्वायर। कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। कैपिटल R स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इस गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या हमने कितनी लिखी, कैपिटल R। तो के Q बाई R स्क्वायर, Q का वैल्यू कितना था, प्लस Q आवेश प्लस बद्ध आवेश सिग्मा P 4 पाई R स्क्वायर R कैप। अब यहाँ पर सिग्मा P किसके इक्वल है, P के इक्वल है, तो मैंने इसको सिर्फ यहाँ पर P किया है। P इज इक्वल टू कितना है, एप्सिलॉन नॉट जाई E, तो P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट जाई E का वैल्यू समीकरण 3 से ये रखा है। उसके बाद इसको 2 में ब्रेक किया है यहाँ पर और इसको पक्षांतरण किया है, यहाँ से P का मान ये आ गया। अब ये मान आप समीकरण 3 में रख सकते हैं, P का ये मान समीकरण 3 में रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर दोनों ही चीजें कर सकते हैं, या फिर पहले स्मॉल q में रख लो फिर निकाल लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसा भी कर सकते हैं। मिटा दूं यहाँ से,
का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर कैपिटल Q कितना था, स्मॉल q माइनस प्लस क्यू बी था, क्यू बी को आपने लिखा था सिग्मा पी 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो थी आपकी समीकरण नंबर 2। इसमें मैं आप ये लिख सकती हूँ q माइनस सिग्मा पी किसके इक्वल है, p के इक्वल है, p 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें ये p का मान रखना है, ठीक है, समीकरण नंबर 4 से। तो q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, q माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, p का वैल्यू रख दो यहाँ से, तो p का वैल्यू है जाई ओवर 1 प्लस जाई q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आ रही है, कैपिटल आ रही है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, दोनों में q कॉमन आ रहा है, तो आप q कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा 1 माइनस जाई ओवर 1 प्लस जाई, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस जाई माइनस जाई कितना हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस जाई, तो q इज इक्वल टू कितना आ रहा है, q 1 ओवर 1 प्लस जाई। पहले q में रख लेते हैं फिर विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, बात तो एक ही है, या फिर डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं, फिर ये सब लेके चलने पड़ते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। समीकरण 4 से p का मान समीकरण 2 में रखा है, अब देखो 1 प्लस जाई क्या होता है, एप्सिलॉन आर होता है कि नहीं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने जो प्लस क्यू आवेश रखा था परावैद्युत माध्यम में, उसका मान प्लस क्यू आवेश जो था उसका मान परावैद्युत माध्यम में 1 बाई एप्सिलॉन आर घट जाता है, ठीक है, क्यू का मान परावैद्युत माध्यम में क्यू बाई एप्सिलॉन आर हो जाता है, मतलब टोटल चार्ज उसका। अब ये मान आप रख सकते हैं इसमें, ठीक है। समीकरण नंबर ये आ गई आपकी 5। समीकरण 5 से मान, इसको नाम ही नहीं दिया मैंने, थर्ड ये लिख देती हूँ उसको, के क्यू बाई आर स्क्वायर में रखने पर, ये समीकरण 5 से मान, समीकरण इसमें रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यू का मान रखना है, बता दो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू के, क्यू का वैल्यू कितना है एप्सिलॉन आर, क्यू का वैल्यू रख दिया मैंने क्यू बाई एप्सिलॉन आर, आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। तो देखो E इज इक्वल टू कितना आ रहा है, आप K का वैल्यू कितना होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। और आपको एप्सिलॉन आर बताया हुआ है मैंने कितना होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को क्या लिख सकते हैं आप एप्सिलॉन, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। अब ये चीज आपको पहले से पता थी कि निर्वात में जब हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू प्लस चार्ज कितना होता है क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, यदि आप किसी माध्यम में लेते हैं तो कितना आता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन
Q बाई आर स्क्वायर आर कैप, वही तो आ रहा है माध्यम में एप्सिलॉन आ रहा है। तो चीज तो आपको पहले से पता थी बट उसको ऐसे ड्राइव किया है। किसी माध्यम की होती है, वो परावैद्युतांक होता है, रेशियो होता है माध्यम में बटे निर्वात में। निर्वात के साथ कंपेयर करेंगे तो अब इसी में ऐसे आता है तथा गॉस का नियम। तो गॉस का नियम मैंने आपको पहले बताया हुआ है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो गॉस नियम से अब ये बंद पृष्ठ ही तो हो गया एक तरीके से, ये जो आर त्रिज्या का गोला लिया है, ठीक है, तो इसके अंदर परिबद्ध आवेश टोटल कितना है, प्लस क्यू है, क्योंकि एक माइनस प्लस ये तो सब जीरो ही हो रहे हैं। एक नेट आवेश कितना है उसके अंदर, प्लस क्यू है, और बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, विद्युत फ्लक्स मतलब इस प्लस क्यू आवेश से जो बल रेखाएं निकलेंगी, फ्लक्स का मतलब ये तो होता है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो अब इस प्लस क्यू आवेश से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी इस पृष्ठ से, वो क्या हो जाएगा, उसका विद्युत फ्लक्स होता है। तो विद्युत फ्लक्स को मिटा दूं मैं ये, गॉस नियम के अनुसार अब हम ले रहे हैं परावैद्युत माध्यम के लिए। ठीक है, गॉस नियम के अनुसार परावैद्युत माध्यम में किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई क्या होता है, ई डॉट ds बंद पृष्ठ से। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, गॉस नियम के अनुसार उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट कुल आवेश, वो कितना है, प्लस क्यू बटे, यहाँ पर निर्वात की नहीं लेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यदि मैं एप्सिलॉन को इधर ले जाती हूँ तो एप्सिलॉन ई डॉट ds इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस क्यू। अब प्लस क्यू क्यों आया है आपका, सिग्मा ds, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब मैंने आपको बताया हुआ है विद्युत विस्थापन सदिश, विद्युत विस्थापन किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत विस्थापन आना नहीं आना बराबर हो गया डी से, एप्सिलॉन ई के इक्वल होता है, एप्सिलॉन ई नॉट के इक्वल होता है, एंड सिग्मा पी के इक्वल होता है, एंड एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी के भी इक्वल होता है। तो आपको यहाँ पर एप्सिलॉन ई आ रहा है, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, डी वेक्टर। ठीक है, डी डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू। क्यू को आप सिग्मा डी एस भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो है देखिए प्लस क्यू आवेश को आप क्या लिख सकते हैं, पहले पृष्ठ पर आवेश लिया था तो आपने क्या लिया था, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो अब प्लस क्यू आवेश क्या है, इसके अंदर है, गोले के अंदर, तो आप क्या लेंगे, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। आयतन आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू कितना होगा, आवेश बटे आयतन। ठीक है, आवेश बटे आयतन। तो यदि आपने आवेश ले लिया
डी क्यू इज इक्वल टू डीवी। किसी आयतन अल्पांश डीवी में मान लिया डी क्यू आवेश है, तो आप यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो डीवी। ठीक है, और कुल आवेश के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, समाकलन V रो dV। तो आप इस Q की जगह पर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब देखिए इधर तो आ रहा है आपका पृष्ठ समाकलन और इधर आ रहा है आयतन समाकलन, तो आपको चेंज करना पड़ेगा पृष्ठ को आयतन समाकलन में। यूनिट फर्स्ट में बताया था गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय। आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में और पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में बदलने के लिए प्रमेय थी कि किसी सदिश का पृष्ठ समाकलन उस सदिश के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। किसी सदिश ए वेक्टर का पृष्ठ समाकलन उस सदिश के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका समाकलन सदिश क्या है, डी वेक्टर है। तो डी वेक्टर डॉट डी एस को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल डॉट डी डीवी लिख सकती हूँ कि नहीं। ए वेक्टर डॉट डी एस को क्या लिखा है, डेल डॉट ए। तो यहाँ पर डी वेक्टर डॉट डी एस को क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट डी। ठीक है, यहाँ पर लिख लो गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से आयतन पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में लिखा जा सकता है। पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में लिखा जा सकता है। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, डेल डॉट डी डीवी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो डीवी। अब दोनों क्या है, आयतन समाकलन, दोनों तरफ से समाकलन और डीवी को हटा दीजिए तो क्या आएगा आपका, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। ये कहलाता है आपका परावैद्युत माध्यम के लिए गॉस का नियम। गॉस के नियम का, वैसे तो गॉस का नियम ये भी है आपका डी डॉट डी एस इज इक्वल टू रो डी वी। ये कैसा रूप है, पर समाकलन रूप, और ये हो गया आपका अवकलन रूप। ठीक है, पर ये परावैद्युत माध्यम के लिए पूछता है तो आपको ये एप्सिलॉन यूज करना है ना। वैसे तो गॉस का नियम ये होता है, निर्वात के लिए बात करें, पर माध्यम के लिए पूछा है तो इसलिए मैंने एप्सिलॉन लिया है। एप्सिलॉन ई को डी लिख सकते हैं, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से इसको आयतन समाकलन में लिख सकते हैं, डेल डॉट डी इज इक्वल टू, इतना तो लिखना पड़ेगा, कुछ तो लिखोगे। गली बंद हो गई, स्टॉप कर दो।